अगर आज मैं आपसे पूछूं कौन है सबसे बड़ा डॉन, या ये कहूं कि वो डॉन जिसकी धाक मुंबई के अंधेरी गलियों में भी रही, कनाडा की ठंडी सड़कों पर भी रही और तो और बैंकॉक की चमचमाती हुई गलियों में भी, तो कौन था वो डॉन या कौन है वो डॉन जिस डॉन की खौफ 3-3 देश तक फैली हुई थी? असल में वो है कौन? दाऊद? जवाब है नहीं। तो कौन है? छोटा राजन? जवाब है ये भी नहीं। तो आखिर है वो कौन? कनाडा और बैंकॉक का नाम लिया मैंने, तो कहीं वो आज का नया डॉन लॉरेंस बिश्नोई तो नहीं है? नहीं भाई साहब, वो भी नहीं है। दरअसल ये वो नाम है जिसे आपने शायद दाऊद और छोटा राजन के साथ हजारों बार सुना होगा, लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। दाऊद और छोटा राजन का करीबी एजाज लकड़ावाला। दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी, उसका कभी दाहिना हाथ था छोटा राजन, और छोटा राजन का करीबी था एजाज लकड़ावाला, डी कंपनी का शार्प शूटर। दाऊद का करीबी रहा है एजाज लकड़ावाला, नेपाल में संभालता था कामकाज। जी हाँ, एजाज लकड़ावाला, जिसने दाऊद इब्राहिम के साथ डी कंपनी में काम किया, लेकिन बाद में उसका ही दुश्मन बन गया। उसने छोटा राजन के साथ तो लगभग 2 दशक तक काम किया, लेकिन बनी उसके साथ भी नहीं। और तो और अंडरवर्ल्ड के दूसरे सबसे बड़े डॉन के साथ भी उसने दुश्मनी मोल ली। यहां तक कि छोटा शकील जो है ना, दाऊद का राइट हैंड, उसने भी उस पर गोलियां दगवाई। लेकिन एजाज लकड़ावाला आज भी जिंदा है। लेकिन सवाल यह है ना कि एजाज लकड़ावाला चीज क्या है जिसके पीछे अंडरवर्ल्ड के इतने सारे बड़े डॉन पड़ गए? लेकिन क्यों? डॉन की दुनिया का वो अकेला खिलाड़ी कैसे बना जो हर गैंग का निशाना रहा, फिर भी हर मुठभेड़ में, हर गैंग वार में वो जिंदा कैसे बचा? सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है कि जिस शख्स को इंटरपोल भी नहीं पकड़ पाई, आखिर वो बिहार के एक छोटे से गांव में कैसे गिरफ्तार हो गया? एजाज लकड़ावाला की कहानी जितनी फिल्मी है ना, उससे कई ज्यादा खौफनाक है। तो अब उसके जिंदगी की पूरी कहानी आपको सुनाते हैं एकदम शुरू से। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए मेरे साथ इस सफर में अंत तक। एजाज भाई बोल रहा हूँ लकड़ावाला। हाँ एजाज भाई, आपने मेरे बारे में जानते हो क्या? मैं एक बार फोन करता हूँ, पार्टी दूसरे दिन बराबर फोन करती है, तो फुकट का टेंशन में आ जाओगे। आप अच्छे आदमी हो इसलिए फोन करके बता रहा हूँ, बाद में फिर सेठ का दिमाग आप जानते हो, मेरे को बोलेंगे तो मैं खुद ही आके मार दूंगा। साल 1971 मुंबई के पायधुनी इलाके में एक मिडिल क्लास मुस्लिम परिवार में एक लड़का जन्म लेता है, नाम एजाज लकड़ावाला। बचपन में देखने में वो बिल्कुल नॉर्मल बच्चा था। मतलब ये कि कह देते हैं ना हम और आप किसी बच्चे को देखकर कि एकदम शैतान लग रहा है, तो एजाज का बचपन वैसा बिल्कुल भी नहीं था। मतलब उसे देखकर कोई ऐसा कहता नहीं था। एजाज अब थोड़ा बड़ा हुआ तो बोलने और समझने भी लगा। इसके बाद उसके परिवार वाले मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में आकर बस गए। बचपन से ही एजाज पढ़ने में अच्छा था, तो माँ बाप ने कैसे भी उसे अच्छी पढ़ाई के लिए बांद्रा के एक नामी स्कूल सेंट स्टेनिस्लॉस में पढ़ने के लिए भेज दिया। उस छोटी सी उम्र में उसके टीचर तक को भी ये कभी अंदाजा नहीं था उसे देखकर कि एक दिन यही बच्चा इतना बड़ा अपराधी बन जाएगा कि सीधे इंटरपोल के लिए वो वांटेड हो जाएगा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुलिस भी उसे ढूंढने में लग जाएगी। तो एजाज का बचपन तो एकदम बेहतरीन रहा, लेकिन जैसे जैसे वो अपने एडोलसेंस पीरियड में घुसने लगा ना, तब उसकी जिंदगी में बदलाव आने शुरू हो गए और वो गुस्सैल हो गया, बात बात पर चिढ़ने लगा, हर किसी पर चीखने लगा। पर एक बार तो हद हो गई। क्लास 8 में था वो, तब क्या हुआ पता है आपको? उसने एक दिन अपने ही क्लास में अपने ही एक क्लासमेट से झगड़ा किया और झगड़े में कंपास से उसके ऊपर हमला कर दिया और सामने वाला लड़का खूनम खून हो गया। यह पहली बार था जब उसने कानून की दहलीज पार की थी, और कानून तोड़ने वाले को मिलती है सजा। इसलिए एजाज को जुवेनाइल होम में भेज दिया गया, यानी कि बच्चों का जेल,
जिसे हिंदी में बाल सुधारगिरी भी कहते हैं। लेकिन यकीन मानिए कि इस तरह के सुधारगिरी में बच्चे पहुंचकर बहुत कम ही सुधरते हैं, और जो बिगड़े हुए होते हैं पहले से, उनके लिए तो ये क्राइम की दुनिया में उतरने का शॉर्टकट वाला दरवाजा होता है। और यही इंसिडेंट एजाज की जिंदगी में भी टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि इसके बाद जब वो जोगेश्वरी की गलियों में लौटा तो पढ़ाई की जगह आवारागर्दी करने लगा, और क्लासमेट की जगह उसकी दोस्ती सड़क छाप गुंडों से होने लगी। फिर यही 1980 के दशक के आखिर में उसकी मुलाकात वहीं के एक लोकल गैंगस्टर काशी पासी से हुई, और यह मुलाकात सिर्फ जान पहचान तक नहीं रुकी। 1987 में काशी ने उसे एक काम सौंपा, और यह काम चोरी चकारी या डकैती का नहीं था, बल्कि विरोधी गैंग के एक मेंबर की मौत की सुपारी थी। एजाज ने भी जराइम की दुनिया में उतरने का मन बना लिया था, और उसने बतौर शार्प शूटर इस सुपारी को पूरा किया। लेकिन क्राइम की दुनिया में कोई भी सुपारी परफेक्ट तब मानी जाती है जब मारने वाला किलर पकड़ा ना जाए। लेकिन एजाज के मामले में ऐसा नहीं हुआ, और वो पकड़ा गया। फिर यहीं से उसकी एंट्री असली वाले जेल में हुई, उस जेल में जहां अंडरवर्ल्ड के कई बड़े खिलाड़ी पहले से ही बंद थे। वहीं एजाज की पहचान चिल्ला राजन गैंग से हुई। यहीं से मुंबई के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की दुनिया के साथ एजाज के रिश्ते गहरे होने लगे। अब वो खुद को इतना ताकतवर मानने लगा था कि खुलेआम भी झगड़े शुरू कर दिए। एक बार तो क्या हुआ पता है, एक मामूली से क्रिकेट मैच के दौरान झगड़े में एजाज ने हैरेन मेहता नाम के एक आदमी की हत्या ही कर दी, और इस अपराध के लिए उसे 2 साल की जेल हुई। जेल में उसे रहना पड़ा, और इसके बाद जब वो जेल से निकला तब वो सिर्फ एक नॉर्मल क्रिमिनल नहीं रहा, अब वो गैंगस्टर बनने की रास्ते पर निकल चुका था, बहुत ही तेजी से चल रहा था। अच्छा, यहाँ एक चीज याद आया कि जिस दौरान ये एजाज दोबारा जेल में पहुंचा ना, उसकी एक और मुलाकात हुई, और इस बार सुनील मणगांवकर उर्फ मत्ते से उसकी मुलाकात हुई, जो कि अंडरवर्ल्ड के कुख्यात डॉन छोटा राजन का करीबी आदमी था। मत्ते ने एजाज को कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का ऑफर किया, यानी कि सुपारी दिया। असल में उसे एक दुश्मन गैंग के मेंबर फरीद राज जी, जो कि छोटा शकील के लिए काम करता था, उसे खत्म कर रहा था। हाँ, ये बात अलग है कि कभी यही एजाज दाऊद का वफादार हुआ करता था, यानी कि वही दाऊद जो शकील का भी बॉस था। लेकिन कहते हैं ना, अपराध की दुनिया में वफादारी से ज्यादा अहम होती है मौका और मतभेद। 1992 तक एजाज ने दाऊद का साथ छोड़ दिया, और वो छोटा राजन के साथ हो गया, जिसके बाद मत्ते के जरिए उसे शकील के खास आदमी फरीद को मारने का मौका मिला। फिर क्या, साल 1996 में एजाज ने फरीद पर हमला किया, लेकिन फरीद किसी तरह उस हमले से बच निकला। लेकिन एजाज हमले के बाद पकड़ा गया, और उसे यहाँ एक बार फिर से नासिक जेल भेज दिया गया। और फिर यहीं से शुरू हुई वो काली राह, जिस पर आगे चलकर एजाज बना इंटरपोल की नज़र में भारत का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर, जिसकी तलाश देश से लेकर कनाडा तक की पुलिस कर रही थी। इस बीच उसका जुड़ाव छोटा राजन गैंग के साथ ही रहा, और काफी साल तक रहा। मगर अंडरवर्ल्ड के दूसरे सबसे बड़े डॉन से भी एजाज का रिश्ता अटूट नहीं रहा। साल 2001 के आसपास पैसे के बंटवारे को लेकर एजाज और छोटा राजन में दरार आ गई, और फिर वही हुआ जो अक्सर गैंग वार की स्क्रिप्ट में होता है। एजाज ने इस बार किसी और गैंग को ज्वाइन नहीं किया, बल्कि अपने खुद का ही एक और क्रिमिनल गैंग बना लिया। लेकिन छोटा शकील को यह बात हजम नहीं हुई। उसकी नज़र में तो छोटा राजन क्या कम था, जो अब एजाज भी अलग खिलाड़ी बनकर उतर रहा था मुंबई में। यहीं से शकील ने अपने स्टाइल में एजाज के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया। फिर आती है तारीख नवंबर 2002, बैंकॉक की एक दोपहर, जब शकील के गुर्गों ने एजाज पर घात लगाकर 7 गोलियां दागी, और सब कुछ खत्म हो गया। यही बात मीडिया के रिपोर्ट्स में कही गई। साथ ही ये भी कि 2 गोलियां तो सीधे एजाज के सिर में लगी थी। मगर किस्मत देखिए, एजाज इस हमले से भी बचकर जिंदा निकल गया। इस वारदात ने आगे चलकर एजाज को और भी बदल दिया,
अब वो सिर्फ खुद को बचाने की नहीं बल्कि बदला लेने की सोचने लगा। साल 2004 में उसने पाकिस्तान के कराची में खुद दाऊद को मारने की साजिश रची, पर उसकी ये जो प्लानिंग थी वो नाकाम रही। पर साल 1993 में ही एजाज पर मुंबई बम धमाकों के आरोपी रजी और एक व्यापारी फरीद लाधी को मारने का आरोप लगा और इसी साल उस पर हरेन मेहता की हत्या का भी केस दर्ज हुआ था। फिर इन सभी चीजों के बाद साल 1996 में नासिक जेल से छूटने के बाद एजाज ने एक बार फिर से फरीद राजी पर हमला किया। अरे वही छोटा शकील का साथी फरीद, जो एक बार पहले भी एजाज के हमले से बचकर निकला था और इस बार भी वो बच गया, लेकिन एजाज को फिर से जेल जाना पड़ा और उसका कारोबार अब जेल में रहते हुए भी चल रहा था, क्योंकि एजाज अब खुद भी एक गैंग का सरगना बन चुका था। और इसी साल असल मायने में वो मोस्ट वांटेड के कैटेगरी में आ गया। वो भारत से निकल के नेपाल और फिर कनाडा भागा। वहां से वो फिल्म प्रोड्यूसर, होटल ओनर्स, बिल्डरों और बिजनेसमैन को फोन करके फिरौती मांगता था, यानी कि एक्सटॉर्शन मनी, प्रोटेक्शन मनी, जो भी कह लीजिए। तमाम डॉन की तरह अब एजाज भी लोगों को फोन कर धमकाने लगा, उनसे रंगदारी वसूलने लगा। लेकिन इस दौरान जब एजाज खुद देश से बाहर था, उस दौरान उसके गैंग के कई मेंबर्स एनकाउंटर में मार गिराए गए। इधर सरकार ने भी एजाज पर इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया था। लेकिन एजाज को पकड़ना इतना आसान इसलिए नहीं था क्योंकि उसने अपनी पहचान जो है ना वो बदल ली थी। एजाज ने फरारी के लिए मनीष श्याम आडवाणी नाम से नकली पासपोर्ट बनवाया था, जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन असल मोड़ तब आया जब उसकी बेटी सिफा उर्फ सानिया को दिसंबर 2019 में नेपाल जाते वक्त स्पॉट किया गया और जब उसका पासपोर्ट चेक किया गया तो पिता का नाम एजाज नहीं था बल्कि मनीष श्याम आडवाणी था। जब ये गुत्थी खुली तब एजाज की बेटी को गिरफ्तार किया गया। फिर पूछताछ में पता चला कि एजाज भारत नेपाल बॉर्डर के आसपास कहीं छिपा हुआ है। कॉल रिकॉर्डिंग से मिली लोकेशन के आधार पर 9 जनवरी 2020 की सुबह पुलिस ने बिहार के जक्कनपुर इलाके से एजाज को पकड़ लिया। कहते हैं कि वो बिहार के मधुबनी जिले से चलने वाले किसी बस में बैठा था और पटना के करीब कहीं पकड़ा गया। जाहिर सी बात है, मधुबनी की सीमाएं नेपाल से लगती है तो बॉर्डर पार करके ही वो आया होगा, यानी कि एजाज लकड़ावाला नेपाल से आया होगा। तो गिरफ्तारी के बाद एजाज को मुंबई लाकर कोर्ट में पेश किया गया। अकेले एजाज के ऊपर 20 से ज्यादा क्रिमिनल मामले दर्ज थे, जिनमें हत्या, फायरिंग, फिरौती और गैंगवार जैसे आरोप थे। आगे मार्च 2024 में मुंबई की विशेष अदालत ने उसे 1996 के हत्या के केस में भी दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अब यहाँ दिलचस्प बात यह रही कि उसी केस में छोटा राजन जो है ना, जो अंडरवर्ल्ड की दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डॉन था, वो बरी हो गया क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। लेकिन एजाज के खिलाफ सबूत पक्के थे। हत्या में चली बंदूक से निकली गोलियां और सब में मिली गोलियां मैच हो गई थी। इस वजह से एजाज के खिलाफ पुख्ता सबूत मिल गए थे। तब से लेकर आज तक एजाज लकड़ावाला मुंबई के आर्थर रोड जेल में सजा काट रहा है। उसके बाकी केस भी अभी कोर्ट में चल रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो हमेशा से आर्थर रोड जेल में ही बंद था। पहले वो नवी मुंबई के तालोजा सेंट्रल जेल में रखा गया था, पर मई 2024 में उसे हाई सिक्योरिटी कारणों से आर्थर रोड जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। हालांकि एजाज ने इस ट्रांसफर के खिलाफ विशेष मकोका अदालत में याचिका दायर की थी, जिसमें उसने दावा किया था कि यह बदलाव कानूनी नहीं है, उसके साथ गलत हो रहा है, उसे इसकी कोई सूचना नहीं दी गई थी। उसने तो ये तक आरोप लगाया कि आर्थर रोड जेल में उसकी जान को खतरा है क्योंकि वहां उसके कई राइवल गैंगस्टर भी बंद हैं। हालांकि एजाज अपने तमाम विरोध के बाद भी आर्थर रोड जेल में ही बंद है। एजाज की कहानी बताती है कि अपराध की दुनिया में चाहे आप कितने ही सातिर क्यों ना हो जाए, एक न एक दिन कानून के शिकंजे में आप फंसेंगे ही। कोई चाह कर भी आपको नहीं निकाल पाएगा।
आज के दौर में जितने भी नए लोग हैं जो क्राइम की दुनिया में घुस रहे हैं, उन्हें इन कहानियों से समझना चाहिए कि अपराध की दुनिया में आगे चलकर अंत एक ही है, या आप कह लीजिए एक नहीं, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो दो अंत है। पहला, या तो जेल की चार दीवारी या फिर मौत। उसके अलावा बहुत कम ही जिंदगी बचती है। आप पलटा कर देख लीजिए, बड़े से लेकर बड़े गैंगस्टर, छोटे से छोटे, सबके किस्मत में दो ही चीज़ लिखी होती है, या तो वो गैंगवार में मारे जाते हैं या पुलिस इनकाउंटर में, और अगर इन सभी चीज़ों से बच गए, किस्मत अच्छी रही, तो जेल में ज़िंदगी गुजरती है। तो ऐसे इस तरह के अपराध की दुनिया का जो लाइमलाइट होता है, उससे बचकर रहना चाहिए और ऐसे काम में ही रहिए, ऐसे रास्तों को ही चुनिए जो समाज में आपको एक अच्छी जगह दिलाए। इन सभी कहानियों को सुनाने का हमारा मकसद भी यही होता है कि आप कहानी के चमक धमक को छोड़कर उनके अंत को देखिए कि वो कैसा होता है। तो उम्मीद है कि आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कहानी को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में भी लिखिए कि आपको इस कहानी को सुनकर आपको कैसा लगा और आप इस तरह के और भी कैसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, ताकि ऐसी कहानी जब मैं लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुँचे और हमारा ये क्राइम कनेक्ट परिवार भी जल्द से जल्द और भी बड़ा हो। बाकी मैं पंचम प्रकाश यूं ही अपनी क्राइम की कहानियों के साथ आप सभी के रूबरू होता रहूंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।